हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षांत आईएएस। माय नेम इज़ धनीशा बेनीवाल और आज हम एक इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सो वी विल डिस्कस कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है और ये रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट में क्यों आया, मतलब रिसेंट इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बजट में ये अनाउंस किया कि जो गवर्नमेंट है वो मिशन मोड में वर्क करेगी ताकि इस कंडीशन को, इस सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन को 2047 तक एलिमिनेट किया जा सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है सेकंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ द प्रिडिक्टेड बर्थ विद सिकल सेल एनीमिया, यानी कि ऐसे जन जो कि सिकल सेल एनीमिया के साथ होंगे, ऐसे बच्चे जो सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन के साथ जन्म लेंगे, उस हिसाब से इंडिया जो है सेकंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री आती है, राइट। That means the chances of being born with this condition, that is sickle cell anemia. So now let us understand कि sickle cell anemia होता क्या है। तो अगर आप समझते हैं, बायोलॉजी को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं और उसके बाद हम सिकल सेल एनीमिया समझेंगे। तो हमारे बॉडी में एक सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और कॉमन पैरलांस में, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में इसको आरबीसी भी कहा जाता है। आरबीसी हमारे बॉडी में गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दो गैसेस को इम्पॉर्टेंटली प्रोमिनेंटली इन दो गैसेस को हमारे बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाने का काम, और फिर टिश्यूज से लंग्स से, और फिर फाइनली ब्रीदिंग इन एक्सहेल के थ्रू इसको बाहर एक्सक्रीट करने का काम, ये सब आरबीसी करती हैं। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ही इस काम को जो है पूरा करता है। हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, राइट। तो ग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और हीम का मतलब होता है आयरन। इसीलिए कहते हैं ना कि खून की कमी है तो यानी कि आयरन की कमी हो जाती है, तो उस वजह से हीमोग्लोबिन प्रॉपरली जो है हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता है। तो आयरन प्लस में ग्लोब्यूलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो कि हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर, हम यहाँ तक हमने समझी। अब हम आगे देखते हैं कि म्यूटेशन इन द बीटा सब यूनिट, क्योंकि 4 सब यूनिट से मिलकर बना है, उसमें होती है एक अल्फा और एक बीटा। इस बीटा की एक सब यूनिट में म्यूटेशन होने की वजह से जो शेप है इस आरबीसी की, ये आरबीसी की जो शेप हल्की सी स्फेरिकल होती है। अगर ये नॉर्मल पिक्चर में आप आरबीसी की शेप देखेंगे, वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे गोल है और अंदर से थोड़ी सी दबी हुई है। अनेमिया के कंडीशन में आरबीसी के नंबर्स जो है रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आयरन की कमी की वजह से अनेमिया है या फिर और दूसरे रीजंस की वजह से अनेमिया है, तो आरबीसी के नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, आरबीसी कुछ इस शेप की हो जाती है, यानी कि फ्लैटेंड शेप की हो जाती है। तो इस वजह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होती है, राइट। सो अब इस चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये म्यूटेशन क्या होता है। हमारे डीएनए होता है, डीएनए एक पर्टिकुलर शेप में अपने आप को कंसोलिडेट करके रखता है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं जीन्स। ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन के ट्रांसलेशन के लिए, यानी कि जीन डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का प्रोटीन बनेगा, एंड फर्दर ये जो प्रोटीन होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि जेनेटिक्स का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या होगा, यानी कि बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो आपके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंडेंट होती है। आपके बाल किस कलर के हैं, आपकी नाक कैसी है, आंखों का रंग क्या है, और आपके स्किन का कलर क्या है, ये सब जीन्स जो है, ये सब जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही बीटा सब यूनिट के जो जीन है, जो ऐसा जीन जो कि हीमोग्लोबिन की बीटा सब यूनिट को एनकोड करता है, उस जीन में म्यूटेशन, अगर कॉमनली म्यूटेशन को समझें तो यूं समझ लीजिए कि कोई चेंज हो गया है। तो जीन क्या है, बेसिकली एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का, ABCD करके इस तरीके से कोई सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में चेंज आ गया, इस सीक्वेंस के चेंज को ही म्यूटेशन कहते हैं। बीटा सब यूनिट के जीन में म्यूटेशन होने की वजह से जो हेमोग्लोबिन
मॉलिक्यूल है वो डिफेक्टिव या फिर डिफंक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आरबीसी की शेप जो है वो सिकल टाइप की हो जाती है। सिकल का मतलब होता है दराती एक तरीके से, जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे पहले के टाइम में यूज किया करते थे, कुछ इस तरीके से दिखती है, तो इसको सिकल बोलते हैं। इस तरीके की शेप जो है आरबीसी की हो जाती है। अब इस शेप से क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होता है, यानी कि जिन लोगों को सिकल सेल अनीमिया है उनकी बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन का जो एक फ्लो है वो मेंटेन नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से और भी रीजन और भी चीजें होती हैं, जैसे कि ब्लॉकेज। जो आरबीसी है उनका डिजाइन कुछ इस तरीके से है कि वो इजीली कैपिलरीज से पास हो जाती हैं, मगर सिकल सेल शेप होने की वजह से ये एक जगह पर इकट्ठा होने के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि आर्टरीज या फिर स्मॉलर कैपिलरीज जो हैं उनमें ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे पर्सन जिनमें सिकल सेल अनीमिया की कंडीशन है, उनको हार्ट डिजीजेस का भी खतरा रहता है, यानी कि हायर ब्लड प्रेशर या फिर डिस्टेंशन इन द ब्लड वेसल्स और मे बी अदर हार्ट डिजीजेस। अब इसके इफेक्ट हम समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन, जैसा कि हमने देखा पिछली स्लाइड में कि किस तरीके से, जैसा हमने पहले पिछली स्लाइड में देखा कि मान लेते हैं ये ब्लड कैपिलरी है, और अगर सिकल शेप होगी तो इजीली ब्लड कैपिलरीज से इट कैन नॉट स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज एज इजीली एज इट वुड हैव अर्लियर, आई मीन इन इट्स नॉर्मल शेप। तो अगर ये सिकल सेल है तो ये इधर फंस जाते हैं, तो दिस लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ब्लड फ्लो इम्पेडिमेंट, एक तरीके से ब्लड फ्लो में इम्पेडिमेंट होता है। इट मे ऑल्सो कॉज क्रोनिक एनीमिया। लगातार सिकल सेल शेप की आरबीसी अगर प्रोड्यूस होंगी तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट तो अफेक्ट होगा ही, और एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी जिस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए बॉडी के अंदर या फिर पर मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, वो प्रेजेंट नहीं होगी, राइट। पेन, फटीग, थकान रहेगी। अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो कॉन्टिन्यूसली नहीं मेंटेन है या बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो थकान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि फटीग बढ़ जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, यानी कि चेस्ट में अक्सर पेन होना, एक्यूट मीन्स शार्प शूटिंग पेन, तुरंत ऐसे होता है फिर रुक जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, यानी कि एक शूटिंग पेन का सेंस होना इन द चेस्ट, दिस इज दैट एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड अदर सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, क्योंकि अगर सिकल आगे की स्लाइड्स में हम सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो बिना किसी ट्रीटमेंट में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एंड इट कैन ऑल्सो बिकम फेटल इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ द लाइफ। क्या सिकल सेल अनीमिया सिर्फ कुछ ही लोगों को प्रभावित करता है? एक रिसर्च और स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो कि ICMR ने कंडक्ट करवाया था, उसके हिसाब से ये देखा गया है कि ट्राइबल पॉपुलेशन में सिकल सेल अनीमिया ज़्यादा प्रेवलेंट है एज कंपेयर टू द नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन। इसका रीज़न जो बताया गया है वो ये है कि साइंटिफिक डेटा के हिसाब से जो कम्युनिटीज़ एंडोगेमी परफॉर्म करती हैं, यानी कि ज़्यादातर कंसैंगुइनस मैरिजेस होती हैं विद इन द कम्युनिटी, शादी करना या फिर विद इन द क्लोज्ड ग्रुप मैरिजेस, तो उससे चांसेस दोनों ही पेरेंट्स के उस जीन के साथ होने के बढ़ जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिकल सेल अनीमिया के लिए। तो रिसर्च के हिसाब से ये ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा प्रेवलेंट है, ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा प्रेवलेंट है। और ऐसा भी देखा गया है कि उन जगहों पे सिकल सेल अनीमिया के पर्सन ज़्यादा होते हैं जो कि मलेरिया एंडेमिक है। वी नो कि मलेरिया ज़्यादातर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ को प्रभावित करता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्री है, खास करके जो कॉन्गो रीजन के आसपास की जो कंट्री है वहाँ पे मलेरिया प्रेवलेंट है। इंडिया में मलेरिया प्रेवलेंट है। सो जहाँ पर मलेरिया एज ए एंडेमिक है वहाँ पर सिकल सेल अनीमिया के पर्सनस के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं। इसका रीज़न क्या है वो हम आगे स्लाइड्स में बात करेंगे। 1940s में साइंटिस्ट ने ये पाया कि जिन पर्सन को सिकल सेल अनीमिया है वो मलेरिया से अफेक्ट नहीं होते हैं। इसका रीज़न ये है, मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, ये एक एंडोपैरासाइट है,
एंडोपैरासाइट का मतलब होता है जो सेल के भीतर रहता है, यानी कि सेल के अंदर रहता है। तो प्लाज्मोडियम एक एंडोपैरासाइट है। अगर सिकल सेल का अगर सेल की जो शेप है वो सिकल टाइप की होगी तो इस एंडोपैरासाइट को इतना स्पेस नहीं मिलेगा कि वो सेल के अंदर रिजाइड कर सके। अल्टीमेटली चांसेस ऑफ दिस प्लाज्मोडियम विच इज एन एंडोपैरासाइट रिजाइडिंग इन एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स रिड्यूसेस, thus reducing the chances of having malaria। यानी कि ऐसे पर्सन जिनमें सिकल सेल एनीमिया है उनमें मलेरिया के होने के चांसेस जो है रिड्यूस हो जाते हैं, जैसा कि बहुत सारी अफ्रीकन ट्राइब्स में देखा गया है। सो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज कुछ लोगों को ऑफर करता है। हालांकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इट डज कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मगर एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज भी दिया है, यानी कि मलेरिया के अगेंस्ट। ऑलराइट, मलेरिया की कोई वैक्सीन नहीं है, इसके सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे क्विनोकॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया जाता है। तो कुछ इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द केस लोड ऑफ मलेरिया, और वहां पे सिकल सेल एनीमिया जो है प्रेवलेंट है, खास करके ट्राइबल बेल्ट में। सिकल सेल एनीमिया के जो चांसेस हैं उन कम्युनिटीज में बढ़ जाते हैं जो कि एंडोगेमी प्रैक्टिस करती हैं, राइट। इसका रीजन ये है, मान लीजिए ये कोई एक इंडिविजुअल है, इसका हाफ सेट ऑफ जीन जो है एक मदर से आता है और अदर हाफ सेट ऑफ द जीन जो है वो फादर से आता है। अगर एंडोगेमी होती है, एंडो का मतलब होता है विद इन एंड गेमी इज रिलेटेड विद द मैरिज, राइट। अगर विद इन द क्लोज्ड ग्रुप मैरिज हो रही है तो चांसेस कि फादर के पास भी सिकल सेल एनीमिया का जीन है, मदर के पास भी सिकल सेल एनीमिया का जीन है, और फिर इन दो पर्सन के बीच अगर मैरिज होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस चाइल्ड के पास सिकल सेल एनीमिया के दोनों ही जीन आ जाएंगे, जिसकी वजह से दिस कंडीशन कैन बिकम फेटल फॉर दिस पर्सन, आई मीन फॉर दिस चाइल्ड, राइट। सो एंडोगेमी की प्रैक्टिस की वजह से भी ऐसा साइंटिस्ट ने देखा गया है कि सिकल सेल एनीमिया के होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि सिकल सेल एनीमिया का ट्रीटमेंट क्या है। अगर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इस तरीके का कोई सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट सिकल सेल एनीमिया में प्रेजेंट नहीं, ट्रीटमेंट नहीं है। कंप्लीट एलिमिनेशन इसका एक चैलेंज है क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है, तो कंप्लीटली इसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। हालांकि जीन थेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से कुछ हद तक इस चीज को रोका जा सकता है। हालांकि दोनों ही जो ट्रीटमेंट है दे आर वेरी कॉस्टली, और या फिर कह सकते हैं कि ये एक्सपेंसिव है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ, क्योंकि उससे एनीमिया नहीं होता है और पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस किया जा सकता है। थोड़ा जीन थेरेपी के बारे में समझ लेते हैं और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में। स्टेम सेल होते क्या है, पहले स्टेम सेल के बारे में समझते हैं। सपोज कि यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, सपोज ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, राइट। इस स्पाइनल कॉर्ड के इस मिडल वाले एरिया में, जिसको हम बोन मैरो भी कहते हैं, यहाँ पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको प्लूरीपोटेंट सेल कहा जाता है। ये टर्म आप याद रखना, जिनको प्लूरीपोटेंट सेल कहा जाता है। तो ये जो प्लूरीपोटेंट सेल होते हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है, ये किसी भी तरीके के सेल में खुद को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि बोन मैरो के अंदर ये जो प्लूरीपोटेंट सेल प्रेजेंट है ये अपने आप को किसी भी टिश्यू में ट्रांसफॉर्म या फिर डिफरेंशिएट कहना ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट टर्म है, तो ये सेल अपने आप को किसी भी दूसरे सेल में डिफरेंशिएट कर सकता है। यानी कि ये एक न्यूरल सेल भी बन सकता है, ये एक एपिथेलियल सेल यानी कि स्किन सेल भी एक तरीके से बन सकता है, और दूसरे तरीके के सेल भी बन सकता है जिसमें ब्लड सेल्स भी आते हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट्स हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गया यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और थ्रोम्बोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है। सो जितने भी ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स है ना, थ्रोम्बोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, these all kind of cells, साइट्स मीन सेल। तो ये प्लूरीपोटेंट सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता है इन सभी सेल में। तो स्टेम सेल थेरेपी में क्या होता है, बोन मैरो से ये थोड़ा सा हिस्सा जो है निकाल लिया जाता है और फिर इन सेल को डिफरेंशिएट किया जाता है उन पर्टिकुलर सेल में।
यानी कि आरबीसी में इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और फिर उस पर्सन में उसको इन्फ्यूज किया जाएगा, या फिर स्टेम सेल डोनर से, जिसका स्टेम सेल डोनर मैच वगैरह करके ब्लड ग्रुपिंग मैच होगा, आरएच ग्रुपिंग मैच होगा, उसके बाद अगर डोनर और रिसिपिएंट मैच कर जाते हैं तो इस डोनर के बोन मैरो से कुछ स्टेम सेल से थोड़ा सा हिस्सा लेकर के रिसिपिएंट में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ताकि फिर कॉन्टिन्यूसली सेल जो है प्रोड्यूस किए जा सकें। ऐसे ही जीन थेरेपी हो सकती है। पॉसिबली जो जीन म्यूटेट हुआ है उसको या तो नॉकआउट जीन कर सकते हैं, या फिर उसको एक करेक्ट जीन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली जीन थेरेपी इन्वॉल्व व्हाट इज कॉल्ड एज जीन एडिटिंग, राइट। तो इस तरीके से, तो ये दो तरीके हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने देखा। नाउ लेट अस सी कि इंडिया ने इस कॉन्टेक्स्ट में अब तक क्या किया है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आईसीएमआर का एक रिसर्च और आउटरीच प्रोग्राम है, जिसमें वो क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर एक रजिस्ट्री प्रिपेयर करना है कि कितने लोगों को सिकल सेल एनीमिया है, स्पेशली इन द ट्राइबल बेल्ट। और फिर इसी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ऐसे वो लोग जिनकी उम्र 40 से कम है, 40 ईयर्स ऑफ एज के बिलो हैं, उनको एक स्पेशल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा for the screening purpose, and this would also help the ministry and ICMR know about the sickle cell anemia status of the person. So this is what India has been trying to do. At least we should have a screening. एक screening अगर हो जाए तो we should be knowing about the gravity of the situation, and then therefore we can take any further steps ahead. जो भी treatment चाहिए या फिर जिस भी तरीके से policy design होगा, etc. etc. So that's it from my side today. Thank you so much for watching Dikshant IAS. Have a nice day.